हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से एक नए बिंदु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज का जो हमारा बिंदु है इस पाठ का तीसरा बिंदु। याद होगा आपको कि इसके पहले के दो प्रमुख बिंदु इस पाठ में हम पढ़ चुके हैं। पहला बिंदु हमने पढ़ा है निषेचन और पूर्व की घटनाएं, दूसरा बिंदु हमने पढ़ा निषेचन और दोहरा निषेचन, और तीसरे बिंदु पे हम आ गए हैं और वह है क्या कि निषेचन, पश्च की घटनाएं और संरचनाएं। यानी ऐसा कह सकते हो आप कि निषेचन, पश्च की संरचनाएं और घटनाएं। तो चलिए तीसरे बिंदु की ओर हम चलते हैं जो हमारा आज का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह क्या है? निषेचन। पहले इसको लिख लेते हैं, निषेचन, पश्च की संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, तो हमारा आज का जो बिंदु है क्या है? अब हम इस बिंदु के अंतर्गत निषेचन, पक्ष की संरचनाएं और घटनाएं, इस बिंदु के अंतर्गत चार प्रमुख छोटे छोटे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु हमारा है वो होगा भ्रूण कोश, दूसरा बिंदु होगा भ्रूण, तीसरा बिंदु होगा फल, और चौथा बिंदु होगा बीज। इन चारों बिंदुओं को हम इस प्रमुख बिंदु के अंतर्गत समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम छोटे से इस बिंदु को ले रहे हैं भ्रूण कोश। जो हमारा पहला है बिंदु क्या है? भ्रूण कोश। निषेचन, पक्ष की घटनाएं क्या है, पहले ये हमको समझना है और इसके बाद हम आज लेंगे भ्रूण कोश क्या है और यह कितने प्रकार का होता है उदाहरण से। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं कि निषेचन की पक्ष की घटनाएं क्या है। अब देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने निषेचन और दोहरा निषेचन को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? हमने पढ़ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। निषेचन क्या होता है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। और जैसा कि आवृत बीजियों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, यानी निषेचन की प्रक्रिया भ्रूण कोश के अंदर दो बार होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। यदि इसको आपने नहीं सुना है, नहीं अध्ययन किया है, तो हमारी पिछली वीडियो में निषेचन और दोहरा निषेचन नाम से जो है उसको जाकर के अध्ययन कर लेंगे, तो आगे के जो ये वीडियो है इनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं कि निषेचन और पक्ष की घटनाएं क्या है। तो अब देखिए, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण हो गया। ठीक है ना? चूंकि दोहरा निषेचन हुआ है इसलिए दो प्रमुख संरचनाएं इसमें बनती है, और वो पहली संरचना क्या होती है? निषेचन के बाद दो संरचनाएं प्रमुख रूप से बनती है। तो पहली संरचना क्या होती है इसमें जो बनती है वो होता है भ्रूण, और दूसरी संरचना क्या होती है? भ्रूण कोश। ये दोनों संरचनाएं कब बनती है? दोहरे निषेचन के पश्चात। ठीक है ना? तो आज हम अभी क्या जानेंगे? भ्रूण कोश जानेंगे, फिर भ्रूण को हम अगले बिंदु में लेंगे। तो भ्रूण कोश क्या है, ये क्या करता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये निर्माण कैसे होता है ये तो आपको पता ही है, और यदि नहीं पता है तो आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, वहां से आप देख पाएंगे। ठीक है ना? आप समझ पाएंगे। तो भ्रूण कोश, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं संक्षेप में, कि जो द्वितीयक नर केंद्रक होता है, यानी पराग कण का द्वितीयक जो नर केंद्रक है, वह जब ध्रुवीय कोशिका से, यानी सेंटर में, भ्रूण कोश के सेंटर में उपस्थित जो द्विगुणित कोशिका होती है उसके साथ जब संलयित होता है तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है ना? ये तो बात हो गई। अब जैसे भ्रूण कोश बन गया, अब ये भ्रूण कोश मान लेते हैं बन चुका है, तो ये कैसा है? 3n है। भ्रूण कोश कैसा है? 3n है। अब इस 3n भ्रूण कोश, इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ क्या है? ये आप जानते ही हैं कि यहाँ क्या है? यहाँ पर अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका है। यहाँ क्या है? यहाँ आप जानते हैं कि प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। तो हमको इनसे बहुत अभी नहीं लेना देना है। अभी हमको क्या समझना है? 3n
जो ट्रिपलेट सेल यहाँ पे बन चुकी है, जो ट्रिपलेट न्यूक्लियस वाला यहाँ पर एक कोशिका बन चुकी है, उस कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्या कहलाता है, भ्रूण कोश। ठीक है ना। तो भ्रूण कोश यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या चलेगी, देखिए थोड़ा समझिए। यहाँ पर चूंकि कैसा केंद्रक है, 3n केंद्रक है, यानी त्रिगुणित केंद्रक है, इसलिए यह क्या करेगा, आगे विभाजित होगा, और इसके विभाजन से जितनी बार ये विभाजित होगा उतनी बार त्रिगुणित कोशिकाएं बनेंगी। अब मान लेते हैं ये आगे चल करके एक विभाजन इसमें हुआ और 2 कोशिकाएं बन गई, तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो ये भी 3n रहेगा और ये भी 3n रहेगी, अर्थात आगे के क्रम में बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा। ठीक है ना, कोशिकाओं का ऐसे ही समूह, और सभी कोशिकाएं कैसी रहेंगी, ट्रिपलेट रहेंगी। तो इन कोशिकाओं के समूह से क्या बन गया, एक ऊतक का निर्माण हो गया। क्या बना, ऊतक का निर्माण हो गया। ठीक है ना। अब जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी उन कोशिकाओं में से क्या बन जाएगा, ऊतक बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिगुणित ऊतक कहेंगे। त्रिगुणित भ्रूणपोषीय ऊतक है, तो भ्रूणपोष ही आगे चलकर ऊतक बनाया है। तो ये कौन सा होगा, ये भ्रूणपोष ऊतक होगा, जो कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। मुझे लगता है ये आपके बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो एक बार ध्यान दे लेंगे कि यहाँ पर जो भ्रूणपोष बना है, जो ट्रिपलेट है, यानी कि कुल मिलाकर के त्रिगुणित है, 3 न्यूक्लियस वाला, यानी 3 गुना गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे है। तो ऐसी स्थिति में जब ये विभाजित होगा, चूंकि आगे क्या करना है, भ्रूणपोषी ऊतक का निर्माण करना है, तो आगे विभाजन की प्रक्रिया आएगी और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। विभाजन होता जाएगा और बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएंगी, लेकिन हर कोशिका कैसी होगी, T3n होगी, यानी त्रिगुणित होगी। इस बात को ध्यान रख लेना। ये भ्रूणपोषी ऊतक की जितनी भी कोशिकाएं होंगी कैसी होंगी, त्रिगुणित होंगी। अब देखिए क्या यही क्रम चलता है या कोई अलग क्रम चलता है, तो चलिए आइए आपको ये भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भ्रूणकोश होता है, जैसे ये भ्रूणकोश है, अब इसका 2 सिस्टम है, ये भ्रूणकोश 3n है। इसमें जो विभाजन होता है, तो एक बार 2 प्रकार का, एक कोशिकीय भ्रूणकोश होता है और एक केंद्रकीय भ्रूणकोश, यानी इसके प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं। एक होता है केंद्रकीय और दूसरा होता है कोशिकीय। ठीक है ना। केंद्रकीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश, दोनों में देखिए फर्क, देखिए क्या फर्क हो रहा है कि एक ऐसा भ्रूणकोश जिसमें विभाजन के पश्चात मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश बनता है। विभाजन के पश्चात क्या बन रहा है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश बनता है। मतलब कहने का यह है कि इसके अंदर जो ट्रिपलेट, यहाँ पर जो 3n जो न्यूक्लियस है, ये लगातार विभाजित होता है और विभाजन के पश्चात बहुत सारे केंद्रक बना देता है, परंतु कोशिका एक ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रूणकोश आगे बन रहा है, भ्रूणकोशी ऊतक, वो कैसा कहलाएगा, केंद्रकीय कहलाएगा। वो कैसा भ्रूणकोश कहलाएगा, केंद्रकीय भ्रूणकोश कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी स्थिति को देख ले, कोशिकीय भ्रूणकोश की। तो कोशिकीय भ्रूणकोश क्या कहती है कि जितनी बार विभाजन हो, ठीक है ना, जितनी बार विभाजन हो उतनी बार कोशिका का निर्माण हो जाए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम यहाँ दे दें कि यहाँ पर एक केंद्रक है। अब ये केंद्रक विभाजित हुआ तो कितने केंद्रक हो गए, 2 केंद्रक हो गए। अब कोशिका यदि विभाजित नहीं हुई और इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हो गए, बहुत सारे केंद्रक हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, यह एक कोशिकीय भ्रूणकोश कहलाएगा। होगा तो एक ही कोशिका, लेकिन बहुत सारे केंद्रक होंगे जो मुक्त अवस्था में रहेंगे। ठीक है ना, ये स्वतंत्र रूप से ये रहेंगे, लेकिन कोशिका एक ही रहेगी। ठीक है। दूसरी, तो ये पहली केंद्र यानी केंद्रकीय भ्रूणकोशी कहलाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक बने लेकिन कोशिका एक ही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जितनी बार विभाजन हो, यानी एक बार केंद्रक ऐसे विभाजित हो गया तो कोशिका भी, यानी कोशिका भित्ति भी बन गई और 2 केंद्रक हो गए। और दूसरी बार विभाजन हुआ तो इसमें क्या हो गया, केंद्रक कितने बन गए, 4 बन गए। तो कोशिकाएं कितनी बन गई, 4 बन गई। इस तरह जितनी बार केंद्रक विभाजित होंगे उतनी बार कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से बनने वाला जो भ्रूणकोश होगा वो कैसा होगा, कोशिकीय भ्रूणकोश होगा। ठीक है ना। और इसका एक बढ़िया उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या ले लेते हैं, तो अब नारियल, कच्ची वाली नारियल तो सभी ने देखा है और उसका पानी भी सभी ने पिया है। तो ध्यान रखना है
दोस्तों कि नारियल जो कच्ची वाली होती है, जिसका पानी हम लोग पीते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, तो उस नारियल में दोनों प्रकार के भ्रूण कोष उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना है, इसका क्या उदाहरण है? नारियल, ठीक है। और कौन सा वाला? पानी वाला, पानी वाला नारियल, ठीक है ना। तो पानी वाला जो नारियल है, यह दोनों प्रकार के भ्रूण कोषों का एक बढ़िया उदाहरण है। अब देखिए दोनों प्रकार के भ्रूण कोष कहां कहां है, तो आपको ये समझ लेना है। जो पानी आप लोग पी रहे हैं, जो पानी आप पीते हैं, यानी नारियल का जो पानी आप पी रहे हैं, नारियल का पानी, यह क्या है? एक प्रकार से यह केंद्र की भ्रूण कोष है, केंद्र की भ्रूण कोष है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो नारियल के आसपास जो सफेद रंग का क्या होता है? गूदा होता है, ग्रेवी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो नारियल का गूदा यानी ग्रेवी, ठीक है ना। ये क्या है? यह कोश की भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के जो भ्रूण कोष हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? कच्ची जो नारियल होती है, पानी वाली जो नारियल होती है, उस नारियल में ये दोनों प्रकार के भ्रूण कोष उपस्थित होते हैं। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि ऐसे फल का नाम बताइए जिसमें दोनों प्रकार के, यानी केंद्र की और कोश की दोनों प्रकार के भ्रूण कोष उपस्थित हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नारियल वो कच्चा, यानी पानी वाला जो नारियल होता है, उसमें दोनों प्रकार के भ्रूण कोष उपस्थित होते हैं। जो नारियल का पानी आप पीते हैं, वह कैसा होता है? केंद्र की भ्रूण कोष होता है। और जो आप गूदा खाते हैं, उसकी मलाई जो खाते हैं, वो क्या होता है? कोश की भ्रूण कोष होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा भ्रूण कोष के कार्य की बात कर लेते हैं, ये करता क्या है। तो देखिए कार्य की यदि बात करें तो मोस्टली एक ही कार्य प्रमुख रूप से करता है। ये क्या कर देगा? भ्रूण को पोषण देना। आपको ध्यान रखना है, भ्रूण को पोषण देना, यानी जो इसकी कोशिकाएं होती हैं प्रचुर मात्रा में जीव द्रव्य को भर के रखती हैं। तो पर्याप्त मात्रा में भ्रूण, जो विकसित भ्रूण होता है, जब वो अंकुरित होने लगता है, ठीक है, या अंकुरित होने के पहले जब वो विकसित होता रहता है, तो उस कंडीशन में जो उसको ऊर्जा, जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो एनर्जी मिलती है, वो कहां से मिलती है? भ्रूण से मिलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न बन जाया करता है कि जो भ्रूण है, विकसित या विकास हो रहे, विकसित हो रहे जो भ्रूण को पोषण देने का काम या पोषण देने वाला ऊतक कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऊतक में परेशान नहीं होना। ऊतक कह दिया तो आप दूसरी चीज सोचने लगो, ऊतक कह दिया तो आपको ध्यान रखना है कि वह कौन सा ऊतक है। तो आपको भ्रूण कोशीय ऊतक ये याद रखना है। वो कौन सा ऊतक होगा? तो भ्रूण कोशीय ऊतक, ये याद रखेंगे, क्योंकि यही भ्रूण को क्या कर देता है? एनर्जी या ऊर्जा देता है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब चूंकि विकास के अगले क्रम में भ्रूण कोष के बारे में और एक चीज बात कर लेते हैं कि जो भ्रूण होते हैं उनको पोषण कौन देता है? भ्रूण कोष देता है। तो उसके आधार पर यदि बीज के प्रकार की यदि हम बात कर लेते हैं तो दो प्रकार के बीज भी होते हैं। बीज की यदि बात करें तो दो प्रकार के बीज हो जाते हैं। एक होता है भ्रूण कोशीय, और दूसरा कौन सा होता है? अभ्रूण कोशीय। आपको ये ध्यान रखना है, एक ऐसा बीज जिसमें भ्रूण कोष होता ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा? माने पहला कौन सा? जिसमें भ्रूण कोष उपस्थित है, और दूसरा कौन सा? जिसमें भ्रूण कोष होता ही नहीं। आपको ध्यान रखना है। तो जो तेलीय प्रकार के तिलहन, जो तिलहन होते हैं फसलें, तिलहने, ठीक है ना, तिलहन फसलें जो होती है, जैसे तिल हो गया, सरसों हो गया, इन सब में क्या होता है? इनमें भ्रूण कोशीय बीज, यानी बीज जो है कैसा है? वो भ्रूण कोशीय है, यानी भ्रूण कोष उसमें उपस्थित होता है। और दूसरी की तरफ यदि बात करें तो जितने भी अनाज है, गेहूं हो गया, आपको मूंगफली हो गया, ठीक है ना, इनमें क्या होता है? जैसे अनाजों की बात करें तो उसमें आप गेहूं ले लीजिए, और इसके साथ साथ मूंगफली आप ले सकते हैं, मूंगफली, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? अभ्रूण कोशीय बीज होते हैं,
यानी बीजों की दो क्राइटेरिया यदि ये बात करें, क्योंकि आगे चल करके जो भ्रूण होता है वो क्या बनाता है, वह आगे चल करके क्या बनाएगा, जो बीजांड होता है वो बीज बनाता है, भ्रूण आगे चल के पौधा बनाता है। तो जो बीजांड है, बीजांड से बीज बनेगा। तो बीज जो है यह दो प्रकार का होगा, किसके आधार पर, भ्रूण कोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो देखिए जिन बीजों में भ्रूण कोष उपस्थित है वो भ्रूणपोषी बीज है। जैसे तिलहन में जितनी आएंगे, तिल वगैरह, तिल है, सरसों है, सोयाबीन है, इन सब में क्या होता है कि इनके बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, इसलिए भ्रूणपोषी बीज हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर हम यदि आ जाए तो वो कौन हो जाएगा, अभ्रूणपोषी। तो जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित ही नहीं होता है। ये उपस्थित ना होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें शुरू से नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि भ्रूण विकसित होने के पहले ही, परिपक्व होने के पहले ही वह पूरे भ्रूण कोष का उपयोग कर लेता है। यानी भ्रूण जो है भ्रूण कोष का उपयोग पहले ही कर लेता है, इसलिए बीज में नहीं बचता है। तो अभ्रूणपोषी जो बीज होता है उसमें जैसे अनाज जितने हैं उसमें गेहूं है, मूंगफली इत्यादि इत्यादि। तो ये तो बात हो गई भ्रूण कोष, उसकी संरचना, उसके प्रकार और उसके आधार पर बीज के प्रकार। यद्यप जब बीज की संरचना हम पढ़ेंगे तो फिर से ये टॉपिक आएगा, तो इसको हम फिर से ले लेंगे संक्षेप में, तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एनसीईआरटी संबंधित हर एक बिंदु पूरी लाइन टू लाइन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचे और अच्छे से इसको समझें। आप बस हमसे जुड़े रहिए और लगातार हमारा ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर वीडियोज आपके पास लेके आऊंगा, जिससे आपके अध्ययन में, आपके समझने में आसानी हो। धन्यवाद।